डी क्लास रिसर्चर को सब बताते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसके सामने भी वो आ गई और यहीं पर टेप रिकॉर्डर बंद होता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्कैरी रूपक यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रूपक और आज हम कौन सी वीडियो में बात करने वाले हैं? बुल्ले हाँ सुन, आज कौन सी वीडियो में बात करने वाले हम? कोई मॉन्स्टर, डायनासोर या SCP-3182 ग्रोसरी स्टोर? What the fuck? अरे नहीं यार, ये बहुत डरावना है। बहुत डरावना SCP है। सुनोगे, सच में सुनोगे आप इसके बारे में? चलिए ठीक है, अगर आप बोलते हो तो सुना देते हैं, लेकिन बाद में मत कहना कि रूपक ने डरा दिया। रात का समय कैसा होता है? अक्सर हमारे लिए रात का समय बस आरामदायक होता है, जहाँ पर हम दिन भर की टेंशन भुलाकर सोने जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको रात में भी आराम नसीब नहीं होती। इन्हें हम नाइट शिफ्ट वाले कर्मचारी भी बोलते हैं। और ऐसे ही एक नाइट शिफ्ट करती हुई एक लड़की एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करती है। वैसे तो हर रात उस लड़की के साथ कई और लोग होते हैं जो नाइट शिफ्ट करते हैं, लेकिन आज सिर्फ वही है। थोड़ी देर पहले डिपार्टमेंटल स्टोर की कैशियर भी थी, लेकिन वो घर चली गई, तो ये पूरे स्टोर को वो अब अकेले ही देख रही है। इस लड़की का नाम है काइल। काइल यहाँ पर इसीलिए काम कर रही है ताकि वो कुछ पैसे जमा करके समर वेकेशन पे जा पाए। काइल एक कॉलेज स्टूडेंट है और वो महज 19 साल की ही है। ये डिपार्टमेंटल स्टोर की एक हिस्ट्री रही है कि यहाँ पर जो भी काम करने आता है वो 1 या 2 साल के लिए ही आता है। वो सोचता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे कमाएंगे फिर चले जाएंगे, लेकिन अक्सर होता क्या है कि ये लोग ना फंस जाते हैं और यहीं पर सालों सालों तक रह जाते हैं और ये प्रोसेस रिपीट होते जाता है। तो उसी के ऊपर ये SCP की कहानी है। काइल जार्स को समेट रही थी कि तभी पीछे से एक आवाज आती है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? और ये सुनकर काइल डर जाती है और उसके हाथ से जार नीचे गिर जाता है। काइल को पहली बार कुछ ऐसा फील हुआ और जैसे ही वो वापस पीछे मुड़ी, फिर से वही आवाज आई और इस बार वो तुरंत मुड़ी और वो आवाज आते गया कि हाय मैम, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? लेकिन आसपास तो कोई भी नहीं है। क्या ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है? मैम, ये पीनट बटर आपने क्यों गिराया? अचानक उसके पेट में जोर से दर्द हुआ और वो बहुत डर गई क्योंकि ये आवाज उसी की है। फिर उसने सोचा कि शायद वो लेट नाइट शिफ्ट करते हुए हेलुसिनेशन कर रही है, तो उसने ठान लिया कि चलो अब यहाँ से निकलते हैं और आराम से घर जाके सो जाते हैं। तो वो घर जाने के लिए निकल पड़ी, लेकिन जैसे ही वो एग्जिट पॉइंट पर बढ़ी उसे पता चला कि वहाँ पर कोई एग्जिट डोर है ही नहीं। काइल ने सोचा कि शायद मैं ही कुछ गलती कर रही हूँ। नहीं, ऐसे कैसे डोर गायब हो सकता है यार? तो वो इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसने पाया कि डोर कहीं पर भी नहीं है। पसीना पसीना होने लगी वो। उसे तो वैसे भी हमेशा से इस जगह से निकलना ही था, बस उसकी हिम्मत नहीं हुई है जगह को छोड़ने की। और अब देखो वो ऐसे फंसी है कि वो जा भी नहीं पा रही है। वो अपने घर जाने के लिए रोने लगी। वहाँ बैठकर वो कांपने लगी कि कुछ तो हो और वो घर निकल जाए। पर क्या काइल कभी घर जा पाएगी? तुरंत उसे फील हुआ कि कोई उसके पीछे दौड़ कर आ रहा है और वो भी दौड़ने लगी। कोई फुसफुसाते हुए उसके पीछे से आ रहा था। कुछ देर दौड़ने के बाद उसे एक जोर की चीख सुनाई दी और ऐसा लग रहा था कि शायद कोई और भी वहाँ पर फंसा है। उसे ये चीख उसके कैशियर की लग रही थी, तो वो देखने चली गई। हालांकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। नहीं, वहाँ पर कोई है। नीचे देखो, एक ग्रीन कलर का डरावना हाथ निकल रहा था फ्लोर के अंदर से। वो हाथ काइल की तरफ ही बढ़ रहा था, तो इसीलिए काइल दौड़ने लगी। लेकिन किसी ने इतनी जोर से चीखा कि काइल और दौड़ ही नहीं पाई, उल्टा उसने अपना कान बंद कर लिया। वो हाथ काइल की तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन वो हिल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके पैर जम गए हो। वो बहुत ट्राई कर रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ और फाइनली सब कुछ अंधेरे में चला गया। अगली सुबह मैनेजर को काइल की बॉडी मिली और उसके बाद से ये ग्रोसरी स्टोर हमेशा के लिए बंद हो गया। रिसर्च में पाया गया है कि जब भी SCP-3182 कोई भी ग्रोसरी स्टोर को कब्जा लेता है तो उसके जितने भी विंडोज हैं वहाँ से रोशनी आने जाना सब बंद हो जाता है। साथ ही जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें डोर नहीं दिखती। हालांकि कैमरा में तो डोर वहीं पर है, बस उनका मेंटल स्टेट इतना चेंज हो जाता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके सामने एक डोर भी है। SCP-3182 को अच्छे से जानने के लिए इसी डिपार्टमेंटल स्टोर को खोला गया और इसी में कई सारे रिसर्च किए गए, जिनमें कई सारे डी क्लास को डाला गया। तो सबसे पहला है हमारा ये वाला डी क्लास। इसके सर पर कैमरा लगा दिया गया, माइक लगा दिया गया ताकि ये अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए।
डी क्लास को कैशियर की जगह में बिठाया गया और उसे बोला गया कि उसे वहीं पर 5-6 घंटे तक रहना है। पहले जब वो अंदर गया तो वो मजे से बैठकर आराम करने लगा, लेकिन जैसे ही 8 बजा वो तुरंत खड़ा हो गया डर के मारे और बोलने लगा कि मुझे घर जाना है, प्लीज आप लोग ये इन्वेस्टिगेशन बंद करो और मुझे घर भेज दो प्लीज। जैसे ही वक्त बीतता गया वो और ज्यादा डरा हुआ लगने लगा और फिर उसने पूछा कि डॉक्टर क्या आप एक अजीब सा साउंड सुन पा रहे हो, लेकिन रिसर्चर को कोई भी साउंड सुनाई नहीं दिया। तभी डी क्लास ने नोटिस किया कि एक माइक्रोवेव है उससे आवाज आ रही है और वो उसी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ा तो रिसर्चर को भी थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई तो दे रही थी, लेकिन रिसर्चर ने उसे खबरदार किया कि वो उसे ना छुए। बट डी क्लास ने बोला कि उसे जानना ही होगा उसके अंदर क्या है। फिर उसने माइक्रोवेव खोला और तभी सब कुछ ब्लैक हो गया। कुछ ही घंटों बाद उसकी डेड बॉडी नाले के अंदर से मिली। अगले दिन सुबह एजेंट्स ने माइक्रोवेव को एससीपी फाउंडेशन में लाया और जब उसे खोला गया तो अंदर में कुछ ब्लैक कलर का सब्सटेंस पाया गया। इस ब्लैक कलर के सब्सटेंस को जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये खून है और ये सिर्फ एक आदमी का खून नहीं है, ये 150,000 लोगों का भी मिक्स्ड खून है जो इस टाउन में रहते हैं और वो जिंदा भी है। दूसरे डी क्लास को भेजने से पहले उसे अच्छे से समझा बुझा दिया गया कि भाई यार व्हाटएवर हैपेंस डू नॉट रिएक्ट टू एनीथिंग। एनीथिंग मतलब एनीथिंग। चुपचाप तुम वहाँ पे जाओ, वहाँ पे बैठो, वहाँ पे अपना समय काटो, तुम्हें जो भी सुनाई दे कुछ मत करो, डू नॉट रिएक्ट। डी क्लास भी अच्छे से अंडरस्टैंड किया सारे इंस्ट्रक्शंस को और फिर वो बढ़ने लगा SCP-3182 में। रिसर्चर ने पूछा सब कुछ ठीक तो है ना वहाँ पर? तो डी क्लास बताता है कि ऑलमोस्ट तो सब कुछ ठीक ही है, बस थोड़ा सा अजीब तो है ये जगह। लेकिन तभी उसके सामने कोई खड़ा होता है। डी क्लास पूरा शॉक हो जाता है देखकर कि ये जो भी है ये बहुत अजीब सी है, कुछ ग्रीन कलर की है और ये हवा में है। और धीरे धीरे उसका चेहरा आने लगा और उसका चेहरा नॉर्मल नहीं था, बहुत ही ज्यादा अजीब था। एक आंख इधर एक आंख उधर, एक मतलब उसका पूरा फेस ही मतलब क्या बताए ना, आई कांट इवन एक्सप्रेस विद माय वर्ड्स, हाउ कैन आई टेल यू। और जब डी क्लास ने उसके हाथ को नोटिस किया तो ये कुछ जेली टाइप लग रहा था, हाथ तो था ही नहीं, वो पूरा पिघला पिघला ब्लॉब टाइप समथिंग। डी क्लास ये झेल नहीं पा रहा था, वो काफी ज्यादा डर गया था। तो उसने अपने बचाव में आसपास देखा तो उसे एक कार्टन मिला और उसने उस बॉक्स को हाथ में ले लिया। ये देखकर वो लड़की भी बहुत अजीब से हिलने लगी और फिर जैसे ही उसने मुंह खोला ऐसा लग रहा था कि 100 की तादाद में जो कैशियर का जो प्रिंट का साउंड होता है ना वो निकल रहा है। ये आवाज इतना जोर का था कि उसका कान फट रहा था। रिसर्चर ने उसे बताया कि कुछ भी मत करो, यहीं पर रुक जाओ, डू नॉट डू एनीथिंग। लेकिन उसने फिर भी उस डब्बे को उस लड़की के ऊपर फेंक दिया। उस भूत को कुछ भी नहीं हुआ, डब्बा उसके आर पार चला गया। फिर अचानक उस आदमी को पीछे से आवाज आती है और जैसे ही वो मुड़ा टेप कट गया। अगले दिन एजेंट्स को एक कूड़ेदान के अंदर वो डी क्लास मिलता है, लेकिन उसकी बॉडी में कोई भी स्किन नहीं था। ऑफ कोर्स वो मर ही गया। तीसरी वाली डी क्लास जो थी वो एक लड़की थी और जैसे ही वो एंटर करती है वो कांपने लगती है ठंड के मारे और वो रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसे घर भेज दिया जाए। रिसर्चर ने उसने समझाया बुझाया कि इतनी जल्दी नहीं ले जा सकते तुम्हें घर, तुम चुपचाप इस जगह को एक्सप्लोर करो। वो वापस बोली कि उसे घर जाना है, उसे प्लीज जाने दिया जाए। लेकिन तभी उसके पीछे वो लड़की वापस आ गई। वो लड़की बोलने लगी कि मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे घर जाना है। तो रिप्लाई में वो भूत हाँ की मतलब सर घुमाया हाँ की तरफ। अरे तुम इससे बात मत करो, नहीं तो ये तुम्हें जाने नहीं देगी, बिल्कुल बात मत करो। मुझे यहाँ से निकलना होगा वरना मैं इसी की तरह यहाँ पे फंस जाऊंगी। अरे हुआ क्या है तुम्हें? सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब जो मैं बोल रही हूँ ये मेरे मुंह से अपने आप निकल रहा है सर, मेरा मुंह मेरे काबू में नहीं है। तभी वो लड़की थोड़ा आगे बढ़ती है और फिर उसे बहुत अजीब से साउंड सुनाई देने लगे। यहीं पर रुक जाओ, कहीं मत जाना, यहीं पर रुको। डी क्लास कांप रही थी और डर से जैसे ही वो पीछे मुड़ी वो लड़की वहाँ पर आ गई थी और बहुत जोर से कांपने लगी। तभी फ्लोर भी हिलने लगा और फ्लोर के नीचे से बहुत सारे हाथ निकले जो उस लड़की को पकड़ लिए और उसे नीचे की तरफ खींचने लगे। लेकिन जाते वक्त वो लड़की बोली कि एग्जिट उस तरफ है, वहाँ जाओ, और फिर वो अंदर चली गई।
ये सब होता देख डी क्लास भी बोलने लगी वापस कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाना है। वो डी क्लास हर तरफ ढूंढी एग्जिट के लिए। अगली सुबह एजेंट्स को वो डी क्लास जिंदा ही मिली। वो डी क्लास अब ठीक है, अपने सेल के अंदर है, हालांकि कभी कभार उसे गंदे सपने आते हैं। जब सारे डी क्लास के फुटेजेस को चेक किया गया तो एक फुटेज में उनको हाथ में एक टैटू दिखा। तो एससीपी फाउंडेशन ने इस टैटू को तुरंत रिकॉग्नाइज किया क्योंकि ये टैटू उन्हीं के एक साथी का है जो ये एससीपी फाउंडेशन छोड़ चुका है। तो उस बंदे को दोबारा बुलाया गया और उससे पूछा गया कि क्या तुम्हारा इसके साथ कुछ लिंक है। तो वो बताया कि नहीं, मैंने तो पहली बार सुना है कि ऐसा भी कुछ हो रहा है यहाँ पे। एंड क्योंकि वो जिंदा भी है और हेल्दी भी है तो कुछ कनेक्शन बैठ नहीं रहा था, तो उसे जाने दिया गया। जब रिसर्चर ने उसी डिपार्टमेंटल स्टोर के मैनेजर को बुलाया तो उसने बताया कि कई सालों से ऐसा चल रहा था। अचानक कभी कभार उन्हें ना ऐसी आवाज सुनाई देती थी जो उन्हीं की आवाज मिमिक करती थी, जैसे कि बोलता था कोई कि मे आई हेल्प यू सर, प्लीज कम हियर सर, डू यू नीड एनी हेल्प मैम। फाइनली एक और रिसर्च कंडक्ट किया गया जहां पर एक और डी क्लास को भेजा गया, लेकिन अब उसके हाथ में एक वॉइस डिटेक्टर भी था। तो वो अंदर जाके पूछता है, हेलो कोई है? वॉइस डिटेक्टर यानी उस EVV डिटेक्टर में कुछ साउंड सुनाई दिया और ये 4-5 लोगों की साउंड्स थी जो एक ही बार में बोलते हैं कि कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं। क्या तुम मेरी बात को समझ पा रही हो? इसके तुम दिखते कैसे हो? इस क्वेश्चन पर EVV डिटेक्टर ने 7 अलग अलग आवाज पकड़े जिन्होंने एक ही साथ बोला कि देखो मुझे, मैं कैसे यहाँ पर फंस गया हूँ। मुझे बहुत पहले ही यहाँ से निकल जाना चाहिए था, पर मैं अभी निकल नहीं पाया। अभी कहाँ हो तुम? मैं एसआईटी करूँगा और बहुत पैसे कमाऊंगा। मजे से अपनी जिंदगी जीऊंगा। तुम्हारा नाम क्या है? इस क्वेश्चन पर 70 लोगों ने जवाब दिया। I mean 70 वॉइसेस। इतने सारे लोगों ने अपना नाम बताया। फिर डी क्लास ने बोला कि मुझे यहाँ पर नहीं मरना। तो एक लड़की की आवाज आई जिसने बोला कि तुम्हें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। क्या मैं तुम लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ? प्लीज कोई मदद नहीं चाहिए, निकलो यहाँ से। तभी आवाज कट गया और डी क्लास ने बोला हेलो हेलो, पर कोई भी रिप्लाई नहीं आया। उस डी क्लास ने बोला कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता है, जिसके रिप्लाई में 10,000 वॉइसेस हंसने लगी और यहीं पर आखिरी बार हम उस डी क्लास को देख पाते हैं। फिलहाल के लिए इस डिपार्टमेंटल स्टोर को सील कर दिया गया है और इसके अंदर जाना किसी को भी अलाउड नहीं है। हर समय कोई ना कोई एजेंट इसकी रखवाली करता है ताकि कोई भी सिविलियन अंदर ना जा पाए। तो मैं बताता हूँ कि ये आखिर माजरा क्या है। इस डिपार्टमेंटल स्टोर में कोई इंसान की आत्मा नहीं है, बल्कि ये ख्वाहिशों की आत्माएं हैं। अक्सर कई सारे लोग ऐसे छोटे मोटे काम करने लग जाते हैं और वो खुद को ये दिलासा देते हैं कि बस 1 या 2 साल और उसके बाद हम यहाँ से निकल लेंगे और मजे से अपनी जिंदगी जिएंगे, कुछ अच्छा काम धंधा करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे। लेकिन होता क्या है ना, वो इसी के अंदर फंस जाते हैं। उनकी डेली सुबह और डेली शाम इसी में खत्म होती है और ऐसे लोगों की ख्वाहिशें उन्हीं वॉल्स में कैद हो जाती है। और ऐसा ही कई 100 सालों तक चला और उसके बाद ये सब एनर्जीज, ये सारी नेगेटिव एनर्जीज बन गया SCP-3182, जो कि ना ही इस डिपार्टमेंटल स्टोर में है बल्कि कहीं पर भी हो सकता है। इसीलिए कभी भी डिपार्टमेंटल स्टोर या ग्रोसरी स्टोर में जाओ ना तो रात 8 बजे के बाद मत जाओ, उससे पहले ही खरीदारी कर लिया करो और मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया करो, क्योंकि तुम लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा होता ही नहीं है। सब्सक्राइब किया करो यार, सब्सक्राइब किया करो।